रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। हेडिंग बनाइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। हो गया? अब जरा समझो, सबसे पहले इसमें रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन क्या है? तो अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। और अंगों के वैसे समूह जो शरीर में प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रजनन। तो लिखिए इसमें रिप्रोडक्शन, हेडिंग बना के लिखिए। रिप्रोडक्शन हेडिंग बनाइए और लिखिए। देखिए, अंगों के वैसे समूह जो, हाँ रिप्रोडक्शन में, रुको 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 रुको, उल्टा हो गया। अपने वंश की वृद्धि के लिए, काटिए उसको और लिखिए, उसको काटो ना, हाँ लिखो। अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, अंगों के वैसे समूह जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं, अंगों के वैसे समूह जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। हो गया? उसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा, प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक नंबर करके लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। हो गया? अब देखो, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म यानी शुक्राणु एवं ओवम अंडाणु भाग नहीं लेता। जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। इसमें जनन की क्रिया शरीर या शरीर के किसी भाग के द्वारा होता है। शरीर से होगा, यानी कोई जीव है, दो भाग में बट गया, या उसमें से कली निकला वो हो गया, या जैसे आप गन्ना में, सहजन में, अंगूर में, परवल में पौधे को काट के लगा देते हैं, एक नया पौधा का विकास होता है। तो ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो लिखिए,
देखिए तो, जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म शुक्राणु एवं जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म शुक्राणु एवं ओभम अंडाणु स्पर्म शुक्राणु एवं ओभम अंडाणु भाग नहीं लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक, ऊपर में लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है, पॉइंट डाल के लिखेंगे। फिशन, विखंडन, फिशन विखंडन। हो गया। अब देखो, फिशन विखंडन किसको कहेंगे? मान लो कि यह कोई जीव है और इसको दो को बनना है, तो क्या होगा? इसमें संकुचन होगा, केंद्रक में भी होगा, दो भागों में बटेगा, दो नए जीव का निर्माण हो गया। तो एक से क्या हो गया? तो जितना ये कोशिकीय जीव है सब में होगा। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया, रोग उत्पन्न करने वाले लाभदायक बैक्टीरिया में एक केंद्रक जिसमें भाग में लेके टूटेगा उतने जीव का निर्माण होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुविखंडन। तो वहाँ दो से अधिक नए सेल का बनेगा। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध से दही बनाता है। आप देखो गर्मी के दिनों में आप 10 बजे दिन में दूध में दही डालते हो, 4 बजे दही तैयार। लेकिन जनवरी और दिसंबर के महीने में 4 बजे दही तैयार होगा? क्यों? टेम्परेचर कम हो गया और उसमें विखंडन स्लो हो गया। और दही चूड़ा के दिन, मकर संक्रांति में 4 दिन में दही तैयार होगा कि नहीं, गारंटी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल में लपेटते हैं, हल्का सुसुम करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बना रहे और जल्दी जल्दी विखंडित हो। या जो रोग उत्पन्न करने वाले उसमें भी बहुविखंडन होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ देखो बाइनरी फिशन, द्विविखंडन। यहाँ देखो ये सेल है, इसमें केंद्रक के प्लाज्मिड वगैरह है, या दो भाग में विखंडित होकर दो नए सेल का निर्माण कर दिया। तो जब दो भाग में बटेगा तो दो विखंडन। और यहाँ देखिए पेरेंट सेल, डॉटर सेल, और ये देखो बहुत भाग में विखंडित हो रहा है, तो क्या हो गया? बहुविखंडन। ठीक है। तब विखंडन दो प्रकार का, जब कोई जीव एक से दो बनेगा तो दुई, आप बहुत भाग में बटेगा तो उसको बहुविखंडन कहते हैं। बैठ जाइए। ठीक है। तो लिखिए, इसमें लिखिए, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव का निर्माण करता है। दो नए जीव का निर्माण करता है। हो गया। कभी कभी रुक जा, दो नए जीव का निर्माण करता, जब दो भाग में विखंडित होता है, जब दो भाग में विखंडित होता है तब इसे, जब दो भाग में विखंडित होता है तब इसे बाइनरी फिशन
द्विविखंडन कहते हैं। तब इसे बाइनरी फिशन द्विविखंडन कहते हैं। तब इसे बाइनरी फिशन द्विविखंडन कहते हैं। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी जीवों का शरीर, कभी कभी जीवों का शरीर दो से अधिक भागों में विखंडित होता है। कभी कभी जीवों का शरीर दो से अधिक भागों में विखंडित होता है। तब इसे मल्टीपल फिशन, बहु विखंडन कहते हैं। तब इसे मल्टीपल फिशन बहु विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। अमीबा, AMOEBA, MOEBA, हाँ अमीबा, ठीक है। पारामीशियम, PARA, पारामीशियम, पारामीशियम, MICIU, पारामीशियम, यूगलीना, यूगलीना, ई से, हाँ यूगलीना, ठीक है। उसके बाद लिखिए सभी जीवाणु, हाँ विषाणु, हाँ तो विषाणु लिख दो, हो जाएगा सभी विषाणु। और लिखो एवं एक कोशिकीय जीव जितना भी दुनिया में है। चलो अब देखो अगला है बडिंग। बडिंग, मुकुलन, अब देखो इसमें बडिंग में क्या है कि जीवों के शरीर से, यहाँ देखिए ये हाइड्रा है, यहाँ देखो ये थोड़ा सा बर्ड्स निकल रहा है, ये बर्ड्स निकल रहा है, निकला ना। यह बर्ड्स बड़ा होगा और जैसे बड़ा होगा तो भारी होगा। अब भारी होके ये टूटकर मदर से अलग हो जाएगा तो एक नया हाइड्रा का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं। तो हाइड्रा और ईस्ट में ये इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, किसे? बडिंग के द्वारा, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिए तो बडिंग में बडिंग में लिखिए, देखिए इस प्रजनन में जीवों के शरीर से, इस प्रजनन में जीवों के शरीर से बर्ड्स कलीनुमा, बर्ड्स कलीनुमा रचना निकला होता है। कलीनुमा, बर्ड्स कलीनुमा रचना निकला होता है, जो बड़ा होकर जीवों के शरीर से अलग हो जाता है, जो बड़ा होकर जीवों के शरीर से अलग हो जाता है तथा
एक नए जीव का निर्माण करता है, तथा एक नए जीव का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा हिंदी भी वही होगा, हाइड्रा और ईस्ट खमीर। कवक है, सब कवक में ऐसा नहीं होता है। हाँ, हाइड्रा और खमीर हो गया। अब देखिए, अब आइए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक जनन। अब देखो, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कायिक जनन जो है सिर्फ पौधा में होता है, ये जीव में नहीं होता। इसमें पौधे के किसी भाग को काटकर, किसी भाग का मतलब तना या जड़, किसी भाग को काटकर एक नए तना का, पौधे का विकास किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? गन्ना, बांस, केला, परवल, अंगूर, गुलाब, सहजन, मेहंदी, सजवन, सजवन का जो पेड़, मेहंदी, ये सब के क्या करते? तने काट के न लगाते? हाँ, नींबू, नींबू का तना लगता है कि पौधा लगता है? वो कलमी न लगता, कलमी बनाते हैं। हाँ, तो कलमी हो गया, वो अलग चीज़ हो गया, कलमी अलग हो गया। ऐसे सीधे तना काट के लगाते। उसमें क्या होता है, नींबू में इस तरह से मान लो कि यहाँ पर हम छील देते हैं, मिट्टी में दाब दिए, पौधा निकला, एक कलमी बांधना होगा। ये गुलाब में क्या हुआ? सीधे तना काटे लगा के। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक फिगर, देखिए, ये देखिए, ये गन्ना है। गन्ना को जैसे हम लोग काटते हैं तो यही बर्ड्स है, बर्ड्स। इसको आई बोलते हैं, आँख बोलते हैं। और इसी को हम लोग लगाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ से एक नया पौधा का विकास होता है। आलू भी इसका एग्जाम्पल है। आलू, हल्दी, ओद, अदरक, लहसुन, सब में क्या है? तने हैं। तो उसी को हम लोग लगा देते हैं। आलू में क्या इस तरह से होता है। अभी आप आलू रूम में रख दो, यहाँ पर देखो एक बर्ड्स निकल जाएगा। आलू के केस में इसको क्या बोलते हैं? आई, आँख। यहीं से ना नया पौधा का विकास होता है। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन से पौधे के आनुवांशिक गुणों को बचाया जाता है। तो लिखिए, यह प्रजनन सिर्फ पौधा में होता है। यह प्रजनन सिर्फ पौधा में होता है। इसमें पौधे के किसी भाग को काटकर, इसमें पौधे के किसी भाग को काटकर, ब्रैकेट में लिखिएगा जड़ एवं तना। किसी भाग को काटकर ब्रैकेट में लिखेंगे जड़ एवं तना। एक काटकर एक नया पौधा का विकास किया जाता है। इस प्रकार के जनन से पौधे के पौधे के आनुवांशिक गुणों को बचाया जाता है। पौधे के आनुवांशिक गुणों को बचाया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो,
हल्दी, अदरक, ओल, गन्ना, बांस, अंगूर, परवल, शकरकंद, गुलाब, गेंदा, उसके भी डाली लगता है, मेहंदी इत्यादि। आलू लिखो, मेहंदी के बाद आलू लिखो इत्यादि। जहाँ देखिए तना या जड़, शीशम में क्या करते हैं, जड़ काट लिए और उसको लगा दिए, उसमें से नया पौधा निकलता है। वो तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं नर्सरी में शीशम का जड़ काट लेता है और इतना पॉलीथीन में रखता है, वो खाद डाल के वो, और उसमें जड़ को, इतना जड़ को डाल दिया, एक नया शीशम का पौधा हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब लिखो रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनर्जनन। रीजनरेशन, पुनर्जनन। हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जीवों का शरीर कई भागों में विभाजित हुआ। मान लिए कि ये कोई जीव है, प्लेनेरिया है, इसको हम क्या किए, काट दिए, या किसी कारण से कट गया या नष्ट हो गया। जितना कटा हुआ भाग देख रहे हो, 3 भाग में कटा 3 गो जीव, तो जितने भाग में कटेगा या बटेगा उतने जीव का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक विभाजित भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसकी को हम लोग कहते हैं पुनर्जनन, रीजनरेशन। और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो ये फिगर आपका प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिन्थेस का जीव है। ठीक है, अब आइए तो लिखिए, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर कई भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक विभाजित भाग से प्रत्येक विभाजित भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। प्रत्येक विभाजित भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, हाइड्रा, प्लेनेरिया। हिंदी भी वही होता है, हाइड्रा प्लेनेरिया। हाइड्रा प्लेनेरिया हो गया। अब आइए, अब आप हेडिंग बनाओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र या पुरुष
प्रजनन तंत्र। आप जरा समझिए इसको। ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए, यह जो है, यह क्या है, टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और यह एक थैली में बंद होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। और स्क्रोटल सैक का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि अगर शरीर के टेम्परेचर इतना इसका टेम्परेचर होगा तो इस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। हम लोग को 37 डिग्री 36.9 डिग्री टेम्परेचर होता है ना सेंटीग्रेड, तो उसमें से 37 मान लो अप्रोक्स 37, तो 2 या 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 34 या 35, ठीक है। और ये मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2। अब देखो, टेस्टिस में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं, एक नली होती है जिसको बोलते हैं सेम, इसमें नहीं दिया हुआ है, इस तरह से नली होती है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हिंदी होगा शुक्र जनन नलिका, ठीक है, शुक्र जनन नलिका। इसमें इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल होता है, और इसी में किसका निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन, यह होता है मेल हार्मोन या मेल हार्मोन। तो स्पर्म का निर्माण कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में। एक्चुअल में कहाँ हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल होता है, लेकिन आप मोटे तौर पर जानो, आपको पूछेगा तो यही टेस्टिस। इसका हिंदी होता है विष्ण, यह हो गया विष्ण कोश, कलम बदलने दो, विष्ण कोश, यह हो गया अधिविष्ण, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तो स्पर्म का निर्माण हो गया। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा हमारे शरीर में, ये मेल में द्वितीय लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए निर्माण होता है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में होगा क्या, आवाज़ भारी होगी, दाढ़ी मूंछ का विकास होगा, शरीर पर बालों का विकास होगा, बाह्य जननांगों का विकास होगा, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का विकास होगा। तो ये कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, ये जो इपिडिडाइमिस है अधिविष्ण, या क्या करेगा, इसमें स्पर्म मैच्योर होता है। मैच्योर का मतलब हो गया परिपक्व होता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर भास डिफरेंस है, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिका। चला यह स्पर्म को देखो ये कहाँ ले आके पहुँचाता है, कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पर, यानी ये आपका सेमिनल वेस्किल यानी शुक्राशय, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाके जमा हो गया, शुक्राशय में जाएगा। शुक्रवाहिका स्पर्म को कहाँ पहुँचा दिया, शुक्राशय में। शुक्राशय में ये सेमिनल वेस्किल में सेमिनल फ्लूइड वहाँ बनता है जिसको शुक्र द्रव बोलते हैं, और स्पर्म और शुक्र द्रव के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ आप देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड से एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, पदार्थ स्रावित होता है, जो यह क्या करता है, यूरिथ्रा को, यह यूरिथ्रा है ना, मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं, इसी को यह चिकना बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, जिसके चलते
स्पर्म क्या होता है, जिंदा रहता है। ठीक है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, ये यूरिन का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, तो ये इसको अल्कलाइन माध्यम बनाता है, इसके चलते स्पर्म मरता नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और यूरिथ्रा जो है, या इसी से यूरिन और स्पर्म दोनों शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। एग्जाम में पूछा हुआ पिछले ड्राइवर में कि यूरिन और स्पर्म कहाँ से बाहर निकलते हैं, तो यूरिथ्रा से। मूत्रमार्ग या पेनिस है या बाह्य जननांग है, जिसके द्वारा जनन की क्रिया होती है, यानी जनन की क्रिया में क्या होता है, यह भाग लेता है। क्लियर? 31 मिनट हो गए, लिखा है तो लिखिए। सबसे पहले हेडिंग बनाओ टेस्टिस को, टेस्टिस विष्णु को हेडिंग बनाओ, टेस्टिस। टेस्टिस को हेडिंग बनाओ और लिखो, मेल में 2 टेस्टिस होता है, मेल में 2 टेस्टिस होता है। मेल में 2 टेस्टिस होता है, यह एक थैली में बंद होता है, यह एक थैली में बंद होता है, जिसे एस्क्रोटम वृषणकोश कहते हैं, जिसे एस्क्रोटम, कहीं कहीं एस्क्रोटल सैक लिखा रहता है, जिसे एस्क्रोटम वृषणकोश कहते हैं। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, वृषणकोश का तापमान, वृषणकोश का तापमान शरीर के तापमान से, वृषणकोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है। हो गया? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, टेस्टिस में सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्र जनन नलिका होता है, जिसमें लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल, TITIAL है, INTER, इंटरस्टिशियल सेल होता है। इसमें लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल होता है। इसमें इससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन मेल में
यह हार्मोन मेल में द्वितीय लैंगिक लक्षण, यह हार्मोन मेल में द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है। यह हार्मोन मेल में द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए द्वितीय लैंगिक लक्षण में क्या क्या चेंज होता है, लिखिए ब्रैकेट में। दाढ़ी मूंछ का होना, दाढ़ी मूंछ का होना, आवाज का मोटा होना, आवाज का मोटा होना, शरीर पर बालों का विकास, कॉमा देते हुए लिखिएगा, शरीर पर बालों का विकास, तथा बाह्य जननांगों का विकास, बाह्य जननांगों का विकास। हो गया, ब्रैकेट बंद। अब आप हेडिंग बनाओ, किधर गया, एपिडिडाइमिस, यहाँ देखो पीला से घेर दीजिए। इसका हिंदी लिखना तो लिखिएगा अधिविष्ण, अधिविष्ण, एपिडिडाइमिस अधिविष्ण। लिखिए, इसमें स्पर्म शुक्राणु परिपक्व होता है, इसमें स्पर्म हिंदी में शुक्राणु परिपक्व होता है। हो गया, अब हेडिंग बनाई, देखो यहाँ घेर दिए, भाज डिफरेंस, इसका हिंदी होगा शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका। हो गया, तो लिखो, यह स्पर्म को, देखो यहाँ सेमिनल वेसिकल, इसका हिंदी लिखते हैं, यह स्पर्म को सेमिनल वेसिकल शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। हो गया, अगला हेडिंग बनाओ, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। लिखिए, इसमें, यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं, इसमें सेमिनल फ्लूइड, फ्लूइड शुक्र द्रव, सेमिनल फ्लूइड शुक्र द्रव का निर्माण होता है। इसमें सेमिनल फ्लूइड शुक्र द्रव का निर्माण होता है। लाइन को कंटिन्यू करते हो, सेमिनल फ्लूइड एवं, सेमिनल फ्लूइड एवं, यहाँ देखिए बोर्ड पर, एवं स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, सेमिनल फ्लूइड एवं स्पर्म के सम्मिलित रूप को, सेमिनल फ्लूइड एवं स्पर्म के सम्मिलित रूप को, सेमिनल फ्लूइड एवं स्पर्म के सम्मिलित रूप को
सीमेन कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड एवं स्पर्म के सम्मिलित रूप को सीमेन कहते हैं। हो गया। अब यहाँ देख, अब हेडिंग बनाओ, पेनिस किधर है, पेनिस को लिखो। यह बाह्य जननांग है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। यह बाह्य जननांग है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है। अब हेडिंग बनाओ, यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। यहाँ देखो गिरा हुआ है पीले रंग से, ये देखो यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। और लिखिए, बना लिया रविशंकर। देखो इससे यूरिन, यूरिन यानी मूत्र, मूत्र एवं स्पर्म यानी शुक्राणु शरीर से बाहर निकलता है। इससे यूरिन एवं स्पर्म, मूत्र एवं शुक्राणु शरीर से बाहर निकलता है। अब देखो, पुरुष नसबंदी जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन बोलते हैं ना, परिवार नियोजन। तब पुरुष नसबंदी क्या होता है? पुरुष नसबंदी में क्या होता है, क्या इसमें देखो, इसको काट दिया जाता है। किसको काट दिया जाता है? वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, शुक्रवाहिका को। क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का तो निर्माण होगा, यहाँ लेके जैवे नहीं करेगा। तो देखो इधर से स्पर्म यहाँ एवे नहीं करेगा। लेकिन सेमिनल वेसिकल में जो सेमिनल फ्लूइड बनता है वह निकलेगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहता है। ठीक है। तब पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। और इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो नोट करके लिखिए, पुरुष नसबंदी को, पुरुष नसबंदी को, पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। हो गया। तो ये आइए, आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।